हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए। सिरिल रामाफोसा को दूसरे कार्यकाल के लिए दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वो ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिन्होंने गठबंधन के साथ गठबंधन करने के बाद वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति के पोस्ट पे इन्हें नियुक्ति मिली है। ओके, देखिए, राष्ट्रीय एकता की नई सरकार में श्री रामाफोसा की ANC जो है वो दक्षिण डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया ताकि उनके वोट शेयर में कोई कमी ना हो पाए। ठीक है, 71 वर्षीय रामाफोसा जी हैं। इनके विपक्ष में इनके प्रतिद्वंदी कौन थे जो चुनाव में थे? इनके प्रतिद्वंदी थे जूलियस मालेमा। जूलियस मालेमा जो है इनके खिलाफ मतदान में उतरे थे, लेकिन वो यहाँ से हार गए। वो कौन थे? वो आर्थिक स्वतंत्रता सेनानियों के नेता थे। जूलियस मालेमा जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता सेनानियों के नेता थे, जिन्हें 400 वोटों में से रामाफोसा को 283 वोट मिले और वहीं पे मालेमा को केवल 44 वोटों के साथ ही संतोष करना पड़ा। ओके, ये जो अलायंस है मतदान से कुछ घंटे पहले किया गया। किसके साथ? देखिए, कुछ घंटे पहले अपने सबसे कट्टरपंथी राजनीतिक प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया ताकि उनका दूसरा कार्यकाल जो है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, अब एक बात और समझिए कि गठबंधन करने का पीछे कारण था क्योंकि इनके पहले चुनाव में, इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें ANC पार्टी के वोट शेयरों में 40% तक की गिरावट मिली और वहीं डेमोक्रेटिक अलायंस जो है जिनके साथ इनका गठबंधन था उसमें 22% की उसके वोट शेयरों में वृद्धि हुई। इसी के लिए इन्होंने अपने विपक्षी पार्टी के साथ जो है गठबंधन किया और दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद जो है इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, और एक और बात थी कि वहाँ पे किसी पार्टी को कोई बहुमत नहीं थी, तो गठबंधन का ये भी कारण है जहाँ किसी भी पार्टी को कोई बहुमत प्राप्त नहीं थी। ओके तो क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिरिल रामाफोसा अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस और मिस्र भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। कौन करेंगे? रूस और मिस्र। ठीक है, देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है कि रूसी प्रशांत बेड़े के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में मिस्र की नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेंगे। किसके साथ? मिस्र की सेना के साथ जो है भूमध्य सागर में वो जो युद्धाभ्यास हो रहा है नौसैनिकों का, उसमें ये भाग लेने वाले। ठीक है, अभी इसमें मिसाइल क्रूजर वैराग और फ्रिगेट मार्शल सापोसनिकीव सहित प्रशांत बेड़े के लड़ाकू जहाज़ों का एक समूह जो है वो मिस्र की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेगा। कहाँ पे? मिस्र के बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया में। कहाँ पे? मिस्र के बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया में जो है रूस के जो 2 पोत हैं क्रूजर वैराग और फ्रिगेट मार्शल जो है वो मिस्र के बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया में भाग लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अभ्यास के दौरान मिस्र की नौसेना का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो मिस्र की नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे फ्रिगेट ENS अल कादिर द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? तो मिस्र की नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है वो फ्रिगेट ENS अल कादिर द्वारा किया जाएगा। ओके, अभ्यास क्या है ये? देखिए, ये अभ्यास जो है वो पासेक्स प्रारूप में आयोजित किए जाएंगे। पासेक्स प्रारूप में ये आयोजित किए जाएंगे ताकि अभ्यास में संयुक्त युद्धाभ्यास, संचार प्रशिक्षण और निरीक्षण कार्रवाई को शामिल किया जा सके। ओके, तो क्वेश्चन सीधा सा यहाँ से बनता है कि रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस किस समुद्र में मिस्र की नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा? तो भूमध्य सागर में जो है ये भाग लेने वाला है। ठीक है, मिस्र की राजधानी है काहिरा, राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मदबौली और मुद्रा वहाँ की कौन है? मिस्र का पाउंड। ओके दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड
आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला भारत जो है वो एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, ये किसने आयोजित किया है? ये स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। अब देखिए दक्षिण एशियाई देशों में चीन और पाकिस्तान, जैसा कि यहाँ पे नोट है कि चीन और पाकिस्तान इसमें भाग ही नहीं लिए, अनुपस्थित देश हैं। और जो रूस है उसे आमंत्रित ही नहीं किया गया, क्योंकि रूस के साथ जो है ये तो घटना है, रूस के साथ युद्ध हो रहा है, रूस जो इसमें आमंत्रित ही नहीं है। ओके, देखिए इस एक्सप्लेन में देखते हैं। आयोजकों द्वारा जारी की गई भाग लेने वाले देशों की सूची के अनुसार भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जो स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न शहर के पास बुर्गेन स्टाक रिसॉर्ट में स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। ये स्विट्जरलैंड में कहाँ आयोजित किया गया है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन को? तो स्विट्जरलैंड के ल्यूनर्स शहर के पास बुर्गेन स्टाक रिसॉर्ट में जो है इसका आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ओके, देखिए इसमें जो है टोटल 90 से अधिक देश भाग लेने वाले हैं, जिसमें आधे तो यूरोपीय देश हैं और संयुक्त राष्ट्र है। जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि चीन और पाकिस्तान इसमें भाग ही नहीं ले रहे हैं और रूस को जो है जैसा आमंत्रित किया ही नहीं गया है। ठीक है, अब भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इस सम्मेलन में? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो विदेश मंत्रालय के सचिव है पवन कपूर जो है इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसमें देखिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इत्यादि लोग इसमें शामिल हैं। और शिखर सम्मेलन का एक उद्देश्य क्या है? तो सीधी सी बात है कि यूक्रेन में शांति व्यवस्था स्थापित की जाए, तो इसका उद्देश्य है यूक्रेन में शांति की दिशा में एक रास्ता तैयार करना। ओके, तो पूछेगा हमसे कि स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो भारत है। और ये स्विट्जरलैंड में कहाँ आयोजित किया गया, या यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न शहर के पास बुर्गेन स्टाक रिसॉर्ट में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हांगकांग, भारत ने हांगकांग से चौथा सबसे बड़ा वैश्विक इक्विटी बाजार का तगमा वापस हासिल कर लिया। अब देखिए हुआ क्या है इसमें कि इसका मतलब है कि जब हमारे चुनाव के परिणाम आए तो उस दिन आप सबको याद होगा कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई। तो परिणाम के लास्ट तक हुआ क्या कि जो भारत का बाजार पूंजीकरण है वो 10% से बढ़कर 5.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 435 ट्रिलियन रुपए पर हो गया। और वही हांगकांग का जो एम कैप है वो 517 ट्रिलियन डॉलर रहा। ठीक है, तो वहाँ पे भारत का कितना रहा? 5.20 और यहाँ पे रहा 5.17। तो सीधी सी बात है कि मार्केट के में भारत जो है हांगकांग से आगे हो गया। और इस साल के उच्चतम स्तर 5.47 ट्रिलियन डॉलर से 5.4% जो है हांगकांग का मार्केट कैप जो है कम रहा। सबसे अधिक मार्केट कैप कितना था? 5.4 ट्रिलियन इस साल, उससे 5.4% कम होकर कितना हो गया? 5.17 ट्रिलियन डॉलर। ओके, देखिए घरेलू इक्विटी बाजारों में एक बार फिर हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार का तगमा भारत जो है उसने वापस हासिल कर लिया है। ओके, ठीक है दोस्तों, देखिए भारत ने जनवरी में पहली बार हांगकांग के बाजार मूल्य को पीछे छोड़ा। तब से कई बार आगे पीछे हुए होंगे लोग, लेकिन भारत ने फिर जब चुनाव के बाद जो है भारत फिर जो है चौथी बार जो है सबसे बड़ा वैश्विक इक्विटी बाजार का तगमा भारत ने हासिल कर लिया है। ठीक है ओके, तो दोस्तों इसमें इतना ही है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत ने एक बार फिर चौथे सबसे बड़े वैश्विक इक्विटी बाजार का खिताब हासिल कर लिया है। किस देश को पीछे छोड़ दिया है? हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, पूछ सकता है कि जब उसने ये चौथी बार हांगकांग को पीछे किया उस समय भारत का मार्केट कैप कितना था? तो 5.2 ट्रिलियन डॉलर। और हांगकांग का कितना था पूछ सकता है? तो हांगकांग का था 5.17 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नई शुल्क वापसी नीति की घोषणा की है। ये है क्या, पहले इसके बारे में आप आइए समझ लेते हैं। देखिए, यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी HEI यानी उच्च शिक्षण संस्थानों, UGC मान्यता प्राप्त संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्रवेश परामर्श में शामिल संगठनों पर जो है ये कौन सी ये नीति जो है नई शुल्क वापसी नीति जो है ये लागू होगी। ठीक है, देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों को 30 सितंबर तक सभी रद्दीकरण या माइग्रेशन के लिए शुल्क की वापसी प्रदान करनी होगी। कहने का मतलब है इसमें कि जैसे अगर कोई किसी ने मान लीजिए किसी ने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, अब वो चाहता है अपना माइग्रेशन वहाँ पे उसने जमा कर दिया है और चाहता है कि यार नहीं हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, किसी कारणवश उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है फीस के बाद, तो ये नई शुल्क वापसी नीति के तहत आपको 30 सितंबर तक उनके पैसे किसी भी हाल में वापस करने हैं। इसका सीधा सा टोटल जो है इसका सार यही है कि ये नीति इसी के लिए लागू हुई है। ठीक है, चलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए नई शुल्क वापसी नीति की घोषणा की हुई है। यह प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर शुल्क वापस न करने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को दूर करने के लिए किया गया है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इसीलिए किया गया है ताकि जो फीस वापस नहीं करते थे वो फीस 30 सितंबर तक उन्हें किसी भी हाल में वापस करना ही है। देखिए, 30 सितंबर के बाद क्या है, 30 सितंबर के बाद अगर कोई वापस नहीं करता है तो 31 अक्टूबर तक जो है वो 1000 रुपये फीस में जो भी फीस है वहाँ उससे 1000 रुपये से अधिक की कटौती के साथ धन वापसी जारी की जा सकती है। जैसे अगर हमने 50,000 रुपये फिर से वापस करने तो चलो भाई आप उसमें से 1000 से ऊपर कोई भी 2000 रुपये काट लो, हमें हमारा 48,000 रुपये तो दे दो। तो यही है नई शुल्क वापसी नीति। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, इसमें ये भी कहा गया है कि 31 अक्टूबर से आगे 31 अक्टूबर तक का तो आपको पता है कि 1000 से ऊपर रुपये आप रख लो, उसके बाद हमें दे दो। अब 31 अक्टूबर से आगे बढ़ने वाले प्रवेश कार्यक्रमों के लिए 2018 की UGC अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, और इस नीति का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर 2018 अधिसूचना में निर्दिष्ट जो भी दंड है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ओके, तो यही है नई शुल्क वापसी नीति। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, UGC के 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए नई फीस वापसी नीति के तहत इस वर्ष 30 सितंबर के बाद और 31 अक्टूबर तक प्रोसेसिंग फीस के रूप में से अधिक की कटौती के साथ रिफंड जारी किया जा सकता है। तो 1000 रुपये की कटौती के साथ जो है रिफंड किया जा सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी ने 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की विजेताओं की घोषणा कर दी गई है इस साल के लिए। देखिए, इस साल जो है साहित्य अकादमी ने 23 लेखकों के नामों की घोषणा की, जिसमें अंग्रेजी भाषा के लिए वैशाली को और हिंदी के लिए गौरव पांडे को साहित्य युवा पुरस्कार जो है वो साहित्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी के लिए किसे, वैशाली को, और हिंदी के लिए युवा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो गौरव पांडे को मिला है। ठीक है, देखिए इसकी घोषणा कौन करता है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ लिटरेचर ने कौन करता है, नेशनल एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और 2024 में भी इसने बाल साहित्य पुरस्कार के 24 विजेताओं के नामों की घोषणा की है। ठीक है, अकादमी ने एक बयान में कहा कि संस्कृत में जो युवा पुरस्कार है उसके विजेता की अभी घोषणा नहीं की गई, उसके विजेता की घोषणा जो है वो बाद में की जाएगी। ठीक है, के वैशाली को उनके संस्मरण, देखिए के वैशाली को दिया गया है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में किसके लिए, तो उनकी एक बुक है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए सम्मानित किया गया। जबकि गौरव पांडे को उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, अब देखिए, अब इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले को मिलता क्या है, तो उन्हें पुरस्कार समारोह में उत्कीर्ण ताबे की पट्टिका युक्त एक ताबूत और 50,000 रुपये का चेक जो है वो प्रदान किया जाता है।
तो सीधी सी बात है कि साहित्य अकादमी 2024 में युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की जो घोषणा की गई उसमें अंग्रेजी के लिए किसे मिला है, तो अंग्रेजी के लिए मिला है के वैशाली को, उनके संस्मरण होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए, जबकि गौरव पांडे को उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। याद रखिएगा ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, अच्छा हाँ यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि उस हिंदी लेखक का नाम बताइए जिसे इस वर्ष का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा गौरव पांडे, और यही इंग्लिश के लिए पूछता तो किसे, के वैशाली को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय और एसबीआई ने ई माइग्रेट पोर्टल पर डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ओके आइए समझते हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई के भुगतान गेटवे, किसके, एसबीआई के भुगतान गेटवे एसबीआई ई पे को ई माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए भुगतान गेटवे एसबीआई ई पे को ई माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है इस समझौते को करने का, तो इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और पोर्टल के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए इसे 2014 में लॉन्च किया गया ई माइग्रेट पोर्टल। ई माइग्रेट पोर्टल जो कि 2014 में लॉन्च किया गया उन देशों में जाने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए उत्प्रवास प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने में ये सहायक है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है हमसे कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस मंत्रालय के साथ एसबीआई ई पे को ई माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो एसबीआई ने विदेश मंत्रालय के साथ समझौता किया है कि जो ई माइग्रेट है एसबीआई का, एसबीआई ई पे को ई माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ समझौता किया गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ से सीधे क्वेश्चन है, टोटल इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखिए क्वेश्चन ही आप समझिए कि आर्सेनल और एवर्टन के पूर्व स्ट्राइकर कैंपबेल का 54 वर्ष की आयु में निधन। ठीक है, कैंपबेल हैं, तो सीधे हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि केविन कैंपबेल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इतना इसमें याद रखें। ओके आगे देखिए, आगे बस वही क्वेश्चन है कि मिलवाल के गोलकीपर मतीजा सर्किक का 26 साल की आयु में निधन हो गया। इससे भी पूछेगा कि इनका संबंध किससे है, तो देखिए ये भी फुटबॉल के ही खिलाड़ी हैं। जो मिलवाल हैं, मिलवाल भी जो हैं ये फुटबॉल के ही खिलाड़ी, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है देखिए, मिलवाल फुटबॉल क्लब के उस गोलकीपर का नाम बताइए जिनका 26 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अलग है कि फुटबॉल क्लब के उस गोलकीपर का नाम बताइए कहाँ के, मिलवाल के, जिनका 26 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो मतीजा सर्किक। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन वाले ये सवाल हैं। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि G7 ने रूसी संपत्तियों से यूक्रेन के लिए $50 बिलियन का ऋण देने पर सहमति जताई। G7 जिसकी अध्यक्षता इटली में की गई है और वहाँ पे विशेष अतिथि के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ के अध्यक्ष जॉर्ज मेलोनी द्वारा आमंत्रित किया गया था। वहीं पर ये समझौता हुआ है कि G7 ने रूसी संपत्तियों से ही यूक्रेन के लिए $50 बिलियन ऋण देने पर सहमति जताई। आइए विस्तार समझ लेते हैं। G7 ने यूक्रेन के लिए $50 बिलियन जुटाने के लिए रूसी संपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति जताई है ताकि वह हमलावर रूसी सेना से लड़ सके। ठीक है, अब इटली में G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी के राष्ट्रपति श्री बाइडेन ने यूक्रेन और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
ठीक है, जिसे क्यू ने ऐतिहासिक बताया। अब इस समझौते का कतई ये मतलब नहीं है कि अमेरिका जब यूक्रेन के साथ समझौता किया है तो यूक्रेन को लड़ने के लिए वो सैन्य सहायता प्रदान ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि साफ साफ है कि अपने सहयोगी के लिए लड़ने के लिए सेना भेजने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो चाहे तो न भी भेजेगा, भले उसने समझौता किया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाइट हाउस के अनुसार सुरक्षा समझौते का मतलब क्या है। मतलब है कि वाशिंगटन और कीव यूक्रेन की रक्षा और निवारक क्षमता का निर्माण। ठीक है, यही इसका मतलब है। ओके, देखिए इसके अलावा 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद यूरोपीय संघ के साथ साथ G7 द्वारा लगभग $325 बिलियन की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया था। देखिए G7 द्वारा और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के $325 बिलियन की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। अब इससे वो मुनाफा कमा रहे हैं ब्याज पे। तो ये क्या करेंगे अब कि जो ये $50 बिलियन का ऋण प्रदान करेंगे ना, तो वो जो $3 बिलियन का ब्याज कमा रहे हैं वो लोग, वो वही $3 बिलियन का जो ब्याज है यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लिए गए $50 बिलियन के ऋण को वार्षिक ब्याज का भुगतान करने के लिए ये किया जाएगा। ठीक है, जो $50 बिलियन का प्रति वर्ष का जो ब्याज आएगा और जो यूक्रेन और यूरोपीय संघ को उनके $325 बिलियन की संपत्ति से जो मुनाफा मिल रहा है ना, वो ऋण के रूप में इन्हें चुकता कर देंगे। ओके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में G7 ने किस देश के लिए $50 बिलियन जुटाने के लिए रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ओके, तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।